नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो बल्ब का तंतु जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं वो किस धातु का बना होता है, ये प्रश्न 1001 बार अभी तक आपका आ चुका है, ठीक है? यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपको हम बता दें ये जो है यहाँ पर आपका ये जो आपका यहाँ पर हम नोट्स लेकर के आए हुए हैं वो क्लास 7 है, एक्सरसाइज 16 विज्ञान से लेकर के आए हुए हैं और इसमें वैसे नोट्स को हमने शामिल किया है जो अब तक आपका शिक्षक भर्ती यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात में जो आए हुए हैं शिक्षक भर्ती आकलन परीक्षा इस समय सारे प्रश्नों को देखिएगा आप यहीं से कवर अप किया गया है। तो ये नोट्स जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, इसलिए आप इस नोट्स को लेना आप सभी वीडियो देखने के बाद नहीं भुलाइएगा क्योंकि नोट से एक बार यदि आप पढ़ लेते हैं परीक्षा के समय भी 10 दिन पहले तो आपको यहाँ से सब कुछ तैयारी हो जाएगा और यहीं से प्रश्न आपका जैक मॉडल पर पाठ्यक्रम पर आधारित आने वाला है। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइएगा, ठीक है? तो देखिए जब विद्युत बल्ब होता है, जो विद्युत बल्ब होता है इस तरह से हम लोग बल्ब को देखते हैं। यहाँ पे बल्ब जो होता है ये इस तरह से बल्ब होता है ना, आप देखे होंगे इस तरह से बल्ब होता है। इसमें देखिएगा यहाँ पर 2 गो अर्थिंग लगा हुआ रहता है और यहाँ से देखिएगा 2 तार आती है, ठीक है? और इसके बाद यहाँ से जो होता है इस तरह से तार निकलता है और ये देखिएगा ये लगा होता है। तो ये जो यहाँ पर होता है ना ये फिलामेंट होता है, ये वाला क्या होता है, फिलामेंट होता है। कभी अधिक वोल्टेज होने के कारण आप देखते हैं ये फिलामेंट टूट जाता है बीच से, क्या होता है, टूट जाता है। आप देखते होंगे टूट जाता है यानी यहाँ से ये अलग और ये अलग होता है। ये जब फिलामेंट टूट जाता है तो क्या होता है, बल्ब नहीं जलता है। बल्ब क्या होता है, नहीं जलता है। तो आपको यही बताना है कि ये जो फिलामेंट है ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट किस धातु का बना हुआ है, ठीक है? तो ये फिलामेंट किस धातु का बना हुआ है, आपको ऑप्शन है टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्युमिनियम या कॉपर, ठीक है? तो ये विद्युत बल्ब में जो ये यहाँ पर मेन तार आया और यहाँ से ये जो फिलामेंट लगा हुआ है ये टंगस्टन धातु का होता है। क्या होता है, टंगस्टन धातु का होता है। और 1001 बारी प्रश्न आया हुआ है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु जो है किस धातु का बना होता है, तो एकदम नहीं भुलाइएगा, टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टंगस्टन धातु का गलनांक होता है, टंगस्टन धातु जो है यहाँ से जो आया ये आपका आ गया, ये यहाँ पर है, इसमें प्लस और यहाँ पर देखिएगा 2 बिंदी रहता है जहाँ बॉल जब हम होल्डर साथ लगाते हैं तो ये इसमें सटता है तभी जलता है। तो ये जो यहाँ पर इस तरह से इसमें जो फिलामेंट हो गया टंगस्टन धातु, इसका गलनांक कैसा होता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है? इसका गलनांक कैसा होता है ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका गलनांक कैसा होता है, तो इसका गलनांक जो होता है अत्यंत ऊंच होता है। क्या होता है, अत्यंत ऊंच होता है, जिसके कारण जो है अधिक आने पर ये ज़्यादा जब वोल्टेज आता है तभी जलता है कि कम पर नहीं होता है, ठीक है? कम पर नहीं होता है, इसलिए इसका गलनांक जो होता है ऊंच होता है। जब वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, जैसे 220 वाला है, ये 260 आ जाए, 270 आ जाए, तब जा करके यह क्या होता है, टूटता है और ये फिर नहीं जलता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूज हो गया ना। तो ये कारण होता है टंगस्टन का।
अगला है विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। आप लोग विद्युत हीटर देखे होंगे, पहले घरों में हीटर हम लोग कहते हैं, जैसे इस तरह का होता है विद्युत हीटर आप देखे होंगे। और इसमें जो होता है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर जो होता है ये खाँचे बने हुए होते हैं इसमें, ठीक है, खाँचे बने हुए रहते हैं जिसमें जगह जगह पर रहता है। और इसमें आप देखते होंगे एक तार स्प्रिंग सा जो है लगा हुआ इसे किनारे, ऐसे 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 स्प्रिंग जैसा ऐसे ऐसे ये चारों तरफ से जाता है ना, आप लोग देखे होंगे अगर घरों में होगा तो। ये इस तरह से होता है, ये स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ से एक तार नीचे की ओर जाता है जिसमें ये मिलता है, और एक तार यहाँ से नीचे भी जाता है। और यही दोनों तार जो होता है, यहाँ जब हम विद्युत परिपथ होता है तो यहाँ पर बॉल होल्डर है तो इसमें जा करके लगता है। इसके बाद इसमें क्या आता है, बिजली प्रवाहित होने लगता है। तो यही तार के बारे में पूछ रहा है। ये तो यहाँ पर खाँचा हो गया ना, जो चीनी मिट्टी का बना हुआ रहता है, और इसमें ये जो रहता है आपका तार होता है, वायर होता है स्प्रिंग का। तो ये किस धातु का बना होता है, ये भी प्रश्न आपको 1001 से ज़्यादा बार ही आ गया है। और यूपी और बिहार एमपी में तो इसका बौछार लगा हुआ है इस प्रश्न का, विज्ञान के अंतर्गत और पर्यावरण अंतर्गत। तो विद्युत हीटर में यही किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नाइक्रोम। क्या होता है, नाइक्रोम होता है। यानी विद्युत बल्ब में टंगस्टन का होता है और विद्युत हीटर में जो होता है वो नाइक्रोम का होता है। तो अब आपको याद हो गया होगा कि नाइक्रोम का होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यंत्र विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। यह भी प्रश्न 501 से ज़्यादा बार आ गया है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें से कौन सा यंत्र यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा वस्तु है जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। यानी अगर विद्युत धारा उस पर प्रवाह किया जाए तो वह जल उठता है और जलने के बाद उससे ताप उत्पन्न होता है, ये चीज़ कर रहा है। यानी अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट दें तो ये क्या करेगा, ताप देगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा यंत्र है इसमें, तो आप चलिए चेक कर लेते हैं इसको हम लोग एक से कि कौन कौन होगा। देखिए विद्युत बल्ब, तो आप अभी जो देखिए CFL बल्ब आ गया है, CFL बल्ब, तो इस बल्ब की हम बात नहीं कर रहे। ये विद्युत बल्ब उस बल्ब की बात कर रहे हैं जो 100 वाट वाले पहले हुआ करते थे या अभी भी बहुत घरों में जलता है। उस बल्ब को आप देखिएगा, जैसे आप गर्म कर दिए उस बॉल को, ठीक है, ये होल्डर में लगा दिए, तो देखिएगा ये बॉल का यहाँ वाला भाग जो होता है, जिस समय आप अगर बॉल जलाने के बाद अगर 10 मिनट बाद छुइएगा तो आप इस बल्ब के शीशा को नहीं छू पाइएगा, नहीं छू पाइएगा, इतना गर्म होता है। तो क्या हुआ, इसमें जब करंट आया तो यह बल्ब में क्या हुआ, ताप उत्पन्न हुआ ना। तो ये विद्युत बल्ब जो है तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए विद्युत हीटर, तो विद्युत हीटर क्या करता है, जैसे हम यहाँ से प्लग देते हैं तो विद्युत हीटर क्या होता है, ये जल उठता है और जलता है तो इस पर तो खाना बनता है जी, इतना ताप देता है कि खाना बनता है, तापने का भी प्रयोग करता है आदमी। तो इसमें तो ऐसो विद्युतीय ताप का उपयोग हो रहा है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव इस पर है कि नहीं है, ताप निकल रहा है कि नहीं। अगर करंट देते हैं तो ताप निकलता है, तो उसी को हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत हीटर में भी हो रहा है। अब बात करेंगे हम लोग विद्युत आयरन की, ठीक है, विद्युत आयरन ना, विद्युत आयरन की यदि आप बात करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से कि यहाँ पर जो होता है आयरन, जब हम गर्म करते हैं, ये पीछे से मान लीजिए ये हमने इलेक्ट्रिक में लगाया, तो ये क्या होता है, देखिएगा नीचे वाला भाग गर्म होता है और कपड़ा हम लोग इसको प्रेस करते हैं ना, तो बताइए गर्म कितना हो जाता है। तो हम करंट दिए, इसमें ताप आया, तो वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाया, ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो हम देख रहे हैं विद्युत बल्ब के में लाइन देने के बाद भी गर्म हो रहा है और ताप निकलता है। विद्युत हीटर में भी वही चीज़ हो रहा है कि अगर हम इसमें विद्युत दें, इलेक्ट्रिक आएगा, करंट आएगा, तो इससे क्या होगा, ताप उत्पन्न होगा, और विद्युत आयरन से भी ताप उत्पन्न होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, और डी में क्या होगा, सभी, ये नहीं होगा सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए सभी हो जाएगा। देखिए इसी तरह से अगर आप NCERT का जितना PDF का नोट्स है आप देख लेते हैं ना, तो आपको तो मैं वादा ही दिला रहा हूँ कि 101% आपका आ रहा है, और नहीं भी है तो आपको इसकी जानकारी बहुत अच्छी तरह से जो होता है NCERT टेक्स्ट बुक में दिया रहता है। क्योंकि आप देखेंगे जितना भी JPSC, JSSC या UPSC निकालते हैं ना, सब NCERT टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि ये बेसिक किताब है और इसको पढ़ने के बाद आपको लाइफ में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, भवन के विद्युत परिपथ में विद्युत से क्षति होने से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है, फ्यूज, नाइक्रोम, विद्युत आयरन या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए घरों में जो हमारा विद्युत परिपथ, जैसे बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं ना, तो इसमें जैसे होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर जो हम लोग का लगता है, यहाँ पर एक इस तरह का होता है केबल लगाने के लिए, तो इसमें देखेंगे तो आप इस तरह का एक आप देखेंगे घुंडी रहता है लगाने के लिए, इस तरह का घुंडी होता है,
आप देखिएगा तो आपको दिखाते हैं हम इसको यहाँ ले चल के कि किसको कह रहा है। ये जो घुंडी होता है, ये 2 गो देखिएगा, ये 2 गो होता है ना, ये बीच में जो जा करके लगता है आपका ना, ये क्या होता है, लगता है। तो इस दोनों के बीच में देखिएगा तो एक छोटा-सा तार लगा हुआ रहता है, तार लगा रहता है। अब इसको हम जा करके अगर यहाँ पर ये दोनों के बीच में लगाते हैं इस तरह से, तब जा करके ये जो पूरे अंदर कनेक्शन होता है, ये पूरे में लाइन चालू हो जाता है पूरे घरों में। तो यहाँ पर देखिए ये जो तार लगा हुआ रहता है ना, इसको हम लोग देखिए कहते हैं फ्यूज। क्या कहते हैं इसको? फ्यूज। तो आजकल सभी बोर्ड, जैसे यहाँ भी आपका घर में बोर्ड है, यहाँ भी बोर्ड है, यहाँ भी बोर्ड है, तो सभी बोर्डों में देखिएगा यहाँ पर छोटा-छोटा फ्यूज लगा हुआ रहता है, ठीक है? कि हमको यहाँ काम करना है, अगर यहाँ ज़्यादा वोल्टेज यहाँ तक आया और इस घर से पूरा टीवी पंखा चल रहा है, तो जैसे वोल्टेज आएगा तो ये टीवी पंखा के पास नहीं जा पाएगा। ये यहाँ का जो फ्यूज इतना पतला तार होता है कि फ्यूज के स्थान पर घरों में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए अभी तक क्या था कि हम लोग ये फ्यूज लगाते थे, इस तरह का ये होता था ये ना, और इसमें ये आपका चीनी मिट्टी का बना हुआ रहता है और इसमें 2 कुंडी रहती थी, ठीक है? और इसके बीच में यही तार लगा हुआ रहता था, ये फ्यूज कहलाता था। लेकिन अब जो है फ्यूज के स्थान पर किसका प्रयोग घरों में किया जाने लगा है? एमसीबी का, पीसीबी का, डीसीबी का या बीसीबी का, किसका प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है? तो अब जो है यहाँ पर लेटेस्ट समय में एमसीबी लगाया जाने लगा है, ठीक है? इससे क्या होता है कि जैसे हाई वोल्टेज आता है तो एमसीबी डाउन हो जाता है और पूरे घरों में विद्युत कनेक्शन जो होता है वो ठहर सा जाता है, रुक सा जाता है और किसी भी प्रकार का घर के अंदर का सामान को कोई नुकसान नहीं होता है। तो बड़े-बड़े बोर्ड में अभी के समय में एमसीबी लगाया जाता है, ठीक है? चलिए अगला है सीएफएल का फुल फॉर्म है। सीएफएल का फुल फॉर्म है। आप लोग बहुत चाव से बोलते हैं, चलो ना सीएफएल ये जो है आप बल्ब ले लाते हैं, है ना? या एलईडी बल्ब लेते हैं ना? तो इसका क्या मतलब है सीएफएल का? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, कॉमर्स फिक्स्ड लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लेक्सिबल लैंप या कॉम्पैक्ट फ्लेक्सिकल ल्यूमिनेंस, क्या कहते हैं, ठीक है? तो देखिए सीएफएल का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप ना, विद्युत संहति लैंप भी हम लोग इसको कहते हैं, संहति प्रतिदीप्त लैंप हिंदी में कहा जाता है। इसको देख लीजिएगा क्योंकि सीएफएल जो है ना आपका बहुत जगह पूछा जा रहा है सीएफएल, इसलिए इसको एक बार आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सीएफएल का फुल फॉर्म ये हिंदी अंग्रेजी में हो गया और ये आपका हिंदी में हो गया, संहति प्रतिदीप्त लैंप कहते हैं, ठीक है? चलिए एलईडी का पूर्ण रूप है, एलईडी का पूर्ण रूप है, ये प्रश्न आपको बता दे रहे हैं एलईडी वाला। ये अभी तक अब 201 बार अब तक आ चुका है एलईडी नेम में। तो एलईडी का पूर्ण नाम क्या है? लाइट इमोशनल डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमरजेंसी डायोड, लाइट इमोटर डायोड, क्या कहते हैं, ठीक है? देखिए अब हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट मतलब क्या हो गया? प्रकाश, इमिटिंग माने उत्सर्जक, डायोड यानी इसको कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं या उपकरण कहते हैं, ठीक है? तो हिंदी में कहेंगे इसको क्या चीज़? प्रकाश उत्सर्जक उपकरण, और अंग्रेजी में कहेंगे लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड यही होता है, ठीक है? चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है? अब आपको इसमें देखना है कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें विद्युत चुंबक लगा हुआ रहता है, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिएगा। लाउड स्पीकर, चलिए लाउड स्पीकर की बात करते हैं, जो इस तरह का बाजा बना हुआ रहता है ना, इस तरह से जा करके और इस तरह से जा करके यहाँ पर, तो ये जो यहाँ का भाग खुलता है तो इसमें आप देखिएगा आगे वाला भाग में चुंबक लगा हुआ रहता है। क्या रहता है? चुंबक इसमें, ठीक है? जो पीछे वाला भाग खुलता है तो इसमें चुंबक होता है। टेलीफोन में आप देखिएगा तो इसमें भी चुंबक, और रेडियो को जब आप खोलते हैं तो कभी कभी रेडियो को यदि आप खोलने का मौका मिला होगा तो उसमें चोंगा रहता है जो वहाँ पर रहता है साउंड वाला, वहाँ पर देखिएगा तो इस तरह का गोलाकार जो होता है चुंबक लगा हुआ रहता है। यानी विद्युत चुंबक लाउड स्पीकर में भी होता है, टेलीफोन में भी होता है, रेडियो में भी होता है, यानी सभी में होता है। देखिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको प्रश्न अच्छा लगा है तो लाइक कभी कभी कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और ये इस पार्ट से सिर्फ इतने ही प्रश्न पूछे गए थे इसलिए हमने इतना ही बनाया है। तो आप सभी इस तरह से सारे नोट्स और पीडीएफ, यानी देखिए आपका यहाँ पर साइंस का भी नोट्स अब समाप्त हो गया है तो साइंस का नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है? और मैथ की भी समाप्ति हो चुकी है
और यहाँ पर कुछ बचे हुए हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से नोट्स अब आपके समाप्त हो रहे हैं, तो आप सभी खरीद करके ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार, जिससे कि आपको दोबारा पछतावा नहीं रहे। और अभी तो मेगा ऑफर चल रहा है, ₹250 में आपको मिल रहे हैं, तो आप सभी नोट्स ₹250 में परचेज कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।